नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम सब मिलकर एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे जहां एक पूरे राष्ट्र की, हमारे भारत की नींव रखी गई थी। ये कहानी है भारत के संविधान के बनने की। सोचिए, ये कितना विशाल, कितना जटिल और अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण काम रहा होगा, जिसने एक नए नवेले देश की पूरी नियति को कागज पर गढ़ा। ये जो पूरा विश्लेषण होने वाला है, ये यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम संविधान निर्माण के हर एक पहलू पर स्टेप बाय स्टेप बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, आप लगभग 30 करोड़ लोगों के लिए, जो सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं, अनगिनत धर्मों को मानते हैं और हजारों जातियों में बटे हुए हैं, उनके लिए एक नियम पुस्तिका, एक कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कैसे लिखेंगे? ये हमारे संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी, सबसे पहली चुनौती थी। और जानते हैं, बात सिर्फ यही तक नहीं थी। इसके साथ साथ देश के बंटवारे का दर्द था, भयानक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाने की समस्या जैसी विकट परिस्थितियां भी थीं। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने एक अखंड भारत का सपना कैसे देखा और उसे सच कैसे किया? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। और यहाँ वो विचार था कि भारत का शासन अब से भारतीयों के बनाए गए नियमों से ही चलेगा, ना कि किसी विदेशी ताकत के थोपे हुए कानून से। बस इसी एक विचार ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि एक संविधान सभा की मांग को जन्म दिया। और यही मांग आगे चलकर भारत की आजादी की आकांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। अच्छा, इस विचार को हकीकत बनने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा। साल था 1934, जब वामपंथी आंदोलन के एक बड़े नेता एमएन रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का विचार दुनिया के सामने रखा। ये नाम और ये साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। इसके ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी मांग कर दी। फिर आया साल 1938, जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चुनी गई एक संविधान सभा ही बनाएगी। ये एक लोकतांत्रिक भारत के सपने की पहली झलक थी। और आखिरकार कई सालों के संघर्ष के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया गया, जिसने फाइनली संविधान सभा के गठन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो ठीक है, योजना को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अब अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी उन वास्तुकारों को, उन आर्किटेक्ट्स को इकट्ठा करना, जो कागज पर इस महान राष्ट्र का निर्माण करने वाले थे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रचना, इसका कॉम्पोजिशन आखिर कैसा था। ये संख्या 389। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें तय की गई। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि ये उस समय के पूरे भारत की विविधता को, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें दोनों शामिल थे, एक ही मंच पर लाने की एक कोशिश थी। इन 389 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से था। 296 सीटें दी गईं ब्रिटिश भारत को, यानी वो 11 प्रांत जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। और बची हुई 93 सीटें दी गईं देसी रियासतों को, यानी प्रिंसली स्टेट्स को, जो कहने के लिए तो स्वतंत्र थी, पर असल में ब्रिटिश हुकूमत के ही अधीन काम करती थी। और हाँ, इन दोनों ही क्षेत्रों से प्रतिनिधियों के चुने जाने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग था। अब हम सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये सीटों का आवंटन हुआ कैसे? सबसे पहला पॉइंट, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में था, मतलब मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। दूसरा, ब्रिटिश भारत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुस्लिम, सिख और सामान्य, के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी आ जाते थे। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ब्रिटिश भारत के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने इनडायरेक्ट तरीके से चुना था, और चुनाव का तरीका था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। वहीं दूसरी तरफ देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के शासकों ने मनोनीत किया था, यानी नॉमिनेट किया था। और इसी वजह से संविधान सभा की अक्सर ये आलोचना भी होती है कि ये एक सीधे तौर पर चुनी हुई, यानी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी।
लेकिन जैसे ही सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और अपना काम शुरू करने ही वाली थी कि तभी इतिहास ने एक बहुत ही नाटकीय और दर्दनाक मोड़ लिया। भारत की आजादी के साथ साथ हमें विभाजन का जख्म भी मिला और इस एक घटना ने संविधान सभा की पूरी संरचना और उसके चरित्र को मौलिक रूप से बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि इस विभाजन का हमारी सभा पर आखिर क्या असर पड़ा। 3 जून 1947 इस तारीख को माउंटबैटन प्लान आया, जिसने देश को भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। इस घटना ने न केवल हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा बदला, बल्कि हमारी संविधान सभा की संरचना और उसकी नियति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि मुस्लिम लीग के ज्यादातर सदस्य, जो अब पाकिस्तान बनने वाले क्षेत्रों से आते थे, वे अब भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे और वो पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो गए। इस स्लाइड पर यह बदलाव बहुत ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले ये सभा ब्रिटिश योजना के तहत बनी एक संस्था थी, जिसकी शक्तियां बहुत सीमित थी। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के लागू होते ही ये एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय, एक सॉवरन बॉडी बन गई। अब ये अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी और ब्रिटिश संसद के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भारत की पहली अंतरिम संसद यानी प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बन गई। इसका मतलब ये है कि सभा अब दोहरी भूमिका निभा रही थी। पहला, देश के लिए संविधान बनाना, और दूसरा, देश के लिए आम कानून बनाना और शासन चलाना। और जब सभा संविधान बनाने के लिए मिलती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यही सभा एक संसद के रूप में मिलती थी तो जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई। इसमें से ब्रिटिश प्रांतों की सीटें 296 से घटकर 229 हो गईं और देसी रियासतों की सीटें 93 से घटकर 70 रह गईं। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सभा की जो सांप्रदायिक संरचना थी वो भी बदल गई। तो अब सभा अपने असली और सबसे महत्वपूर्ण काम पर लग गई, एक नए, आजाद और संप्रभु राष्ट्र के लिए एक रूल बुक तैयार करना। ये एक बहुत बड़ा बौद्धिक परिश्रम था, जिसमें उस समय के भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ बैठकर काम कर रहे थे। चलिए देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे काम करती थी। देखिए, इतने बड़े और जटिल काम को संभालने के लिए सभा ने कई समितियों यानी कमिटीज का गठन किया। कुल मिलाकर 8 बड़ी समितियां थीं और कई छोटी-छोटी समितियां भी थीं। हर समिति को संविधान के एक खास पहलू पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई। कुछ प्रमुख समितियां थीं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यूनियन पावर्स कमेटी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध समिति थी वो थी प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। इसका काम था बाकी सभी कमिटीज की रिपोर्ट्स को पढ़ना, समझना और उनके आधार पर संविधान का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कानून के महान ज्ञाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसी समिति ने हमारे संविधान को उसका अंतिम रूप दिया और यही कारण है कि ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस 7 सदस्यों वाली कमेटी में डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा N. गोपालस्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी जैसे दिग्गज भी शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर को उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय संविधान का जनक या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कानून, तर्क और सामाजिक न्याय पर उनकी जो गहरी पकड़ थी, उसने संविधान के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल मसौदा तैयार किया, बल्कि संविधान सभा की बहसों में हर एक प्रावधान का डटकर बचाव किया और आलोचकों के हर सवाल का तर्क के साथ जवाब दिया। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र यानी 11 सेशंस हुए। हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और उनके जो भी अच्छे प्रावधान थे उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला और अपनाया।
जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उस पर 114 दिनों तक गहन बहस हुई। ये आंकड़े उस समर्पण, उस परिश्रम और उस विचार विमर्श का सबूत हैं जो इस महान दस्तावेज को बनाने में लगा। और फिर महीनों के अथक परिश्रम, हजारों संशोधनों और घंटों की लंबी बहसों के बाद वो ऐतिहासिक क्षण आया। भारत की नई नियम पुस्तिका का, हमारे संविधान का जन्म हुआ। चलिए इसके अंतिम चरण की प्रक्रिया को भी समझते हैं। अंतिम चरण भी उतना ही व्यवस्थित और लोकतांत्रिक था जितना कि बाकी की प्रक्रिया। नवंबर 1948 में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया गया। इसके बाद इस पर 3 चरणों में यानी 3 रीडिंग्स में क्लॉज बाय क्लॉज बहस हुई। पहली रीडिंग में सिर्फ ड्राफ्ट को सभा में इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी रीडिंग सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण थे, जिसमें हर एक क्लॉज पर विस्तार से चर्चा हुई और हजारों संशोधन पेश किए गए। और फिर तीसरी रीडिंग में मसौदे को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया, यानी अडॉप्ट कर लिया गया, और इसी दिन को अब हम सब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो 26 जनवरी की तारीख है, इसका चुनाव कोई संयोग नहीं था। इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक महत्व है। बात है 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की, जहां ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने और उसकी याद को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख को चुना गया। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एक प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स जो 22 भागों में बटे हुए थे और 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थी। ये सारे फीचर्स इसे दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक बनाते हैं। और हाँ, समय के साथ हुए संशोधनों के बाद आज इसमें लगभग 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन हाँ, ये महान दस्तावेज हमेशा विवादों से परे नहीं रहा। उस समय भी और आज भी इसकी कुछ आधारों पर आलोचना होती है। पहली आलोचना ये है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था, क्योंकि इसके सदस्य सीधे वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे। दूसरी ये कि इसमें वकीलों और राजनेताओं का दबदबा था, जिससे इसकी भाषा आम आदमी के लिए काफी जटिल हो गई। और तीसरी और सबसे आम आलोचना ये है कि इसे एक उधार का थैला या अ बोरोड डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कई प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए थे। हालांकि इन आलोचनाओं के जवाब भी दिए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि हमने दूसरे संविधानों के अच्छे प्रावधानों को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, बल्कि उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदला और अपनाया है। और ये हमें इस अंतिम सवाल पर लाता है, संविधान निर्माताओं ने एक संविधान तो बना दिया, लेकिन क्या उन्होंने उन सभी बहसों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया कि भारत को आखिर कैसा देश होना चाहिए? शायद नहीं। और शायद यही इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो आज भी भारत की पहचान और भविष्य को आकार देने वाली बहसों का केंद्र बना हुआ है। चलिए अब इस सत्र को समाप्त करने से पहले पूरे विषय का एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि कैसे एम.एन. रॉय के एक विचार से शुरू होकर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा बनी, जिसमें शुरू में 389 सदस्य थे। हमने इसकी कॉम्पोजिशन को समझा, ब्रिटिश भारत से 296 और रियासतों से 93 सदस्य। फिर हमने देखा कि कैसे विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई और सभा एक सॉवरेन बॉडी बन गई। फिर हमने अलग अलग समितियों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी की क्रूशियल भूमिका को समझा। और अंत में हमने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करने की पूरी प्रक्रिया को जाना। अब आपकी तैयारी को परखने के लिए ये रहे 10 UPSC/BPSC स्टाइल MCQs। आप अपने जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी, माउंटबैटन प्लान। क्वेश्चन 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए,
जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान सभा के सदस्य ए जनता द्वारा सीधे चुने गए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे, सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, डी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। क्वेश्चन 4, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां, सी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। क्वेश्चन 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 दिसंबर 1946, डी 3 जून 1947। क्वेश्चन 6, यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी JB कृपलानी। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? ए 3 साल 1 महीना 10 दिन, बी 2 साल 11 महीने 18 दिन, सी 2 साल 7 महीने 20 दिन, डी 4 साल 2 महीने 5 दिन। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए N गोपाल स्वामी अयंगार, बी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सी सरदार पटेल, डी KM मुंशी। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ए यह बहुत लंबा है, बी इसे हाथ से लिखा गया था, सी इसमें समय की जरूरतों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, डी इसे कई देशों से लिया गया है। अब इनके जवाब हैं 1B, 2D, 3C, 4A, 5C, 6B, 7B, 8A, 9C, 10C। ये पूरा विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अगले सत्र में फिर मिलेंगे।